वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी समय अमेठी और रायबरेली से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है और इस ऐलान से पहले अमेठी में राहुल गांधी के और रायबरेली में प्रियंका गांधी वाड्रा के पोस्टर्स लग चुके हैं और इन दोनों सीटों पर कल नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। कल आखिरी दिन है और कल भी दोपहर 3 बजे तक ही नामांकन भरे जा सकते हैं और अब पूरा देश यह जानना चाहता है कि इस बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। और जो बात चल रही थी रायबरेली की कि प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी मां सोनिया गांधी की जगह उनकी उत्तराधिकारी के तौर पर इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं, अब ये तय होने में कुछ घंटे ही बचे हैं। पिछली बार राहुल गांधी अमेठी से 55,120 वोटों से हार गए थे, जबकि रायबरेली से सोनिया गांधी ने चुनाव जीता था, लेकिन उनके राज्यसभा सांसद बनने के बाद अब यह सीट खाली हो गई है और यहां से प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा भी कई बार अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। और इस समय हम सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। लखनऊ से हमारे साथ मौसमी सिंह है और रायबरेली से समर्थ श्रीवास्तव मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जो आपको बताएंगे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं। मौसमी, पूरा देश यह जानना चाहता है कि आखिर अमेठी और रायबरेली को लेकर यह इतना सस्पेंस क्यों रखा जा रहा है और क्या ये दोनों भाई बहन चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं। देखिए, सस्पेंस इसलिए रखा जा रहा है सुधीर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये साफ है कि जो स्क्रीनिंग कमेटी ने कहा, जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कहा, या जो पार्टी में विचार है उससे मेल नहीं खाते वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो सोचते हैं। यानी कि कोई मतभेद जरूर है। जिस तरह से लगातार ये मामला सीईसी में आखिरी जो फाइनल वर्ड है वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी 4-5 दिन बीत गए हैं। बताया जा रहा है कि खड़गे साहब बातचीत कर रहे हैं। अगर वो पार्टी के अध्यक्ष हैं तो उनको फैसला ले लेना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं। और आलम यह है कि 3 बजे तक कल नामांकन है। अब तो कांग्रेस के जितने नेता हैं, चाहे वो स्थानीय नेता हो, वो तो नामांकन दाखिल करने से भी डर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर मुझे कहा गया तो मैं नहीं दाखिल करूंगा, क्योंकि अमेठी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गुस्सा मुझे झेलना पड़ेगा और मामला हाथ से बाहर निकल चुका है। तो एक तरफ एक बड़ा धड़ा कांग्रेस का यह मानता है कि भद पिट रही है पार्टी की और ये पूरी कंफ्यूजन से पार्टी को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। जी, लेकिन अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि असल में पूरे देश में इस बात की बड़ी चर्चा है कि अमेठी और रायबरेली, ये दोनों जो सीट हैं वो गांधी परिवार की बड़ी खानदानी सीट मानी जाती हैं और पिछली बार राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे। तो इस बार अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ते हैं और इस बार रायबरेली को भी गांधी परिवार अगर खाली छोड़ देता है, यानी कोई और चुनाव लड़ता है, तो यह भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा। देखिए धीरे धीरे राजनीति कैसे बदलती है। 2019 में राहुल गांधी अमेठी से ही हार गए थे। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, एक बहुत बड़ा बदलाव था भारत की राजनीति में। लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि कभी गांधी परिवार का कोई सदस्य अमेठी से हार भी सकता है। 5 साल के बाद आज लोगों ने उस हार को स्वीकार कर लिया है और अब लोगों को कोई इसमें अचरज जैसी बात नहीं लगती। लेकिन अगर राहुल गांधी ने अमेठी को छोड़ ही दिया और चुनाव ही नहीं लड़ा, तो फिर ये एक और बड़ा शिफ्ट होगा राजनीति में। और इसी तरह अगर रायबरेली में भी प्रियंका गांधी वाड्रा या राहुल गांधी दोनों में से कोई नहीं लड़ता है, तो ये भी भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और यह बदलाव कांग्रेस पार्टी की स्थिति को लेकर, कांग्रेस पार्टी के विश्वास को लेकर कि कांग्रेस को और गांधी परिवार को रायबरेली और अमेठी के लोगों पर कितना विश्वास है, अपनी रणनीति पर कितना विश्वास है, अपनी ताकत पर कितना भरोसा है, ये इस पर भी एक बहुत बड़ी टिप्पणी होगा। तो कुछ घंटे की बात है, जैसा मैंने आपको बताया कि कल आखिरी दिन है नॉमिनेशन फाइल करने का। कल तो पता चल ही जाएगा, लेकिन इस समय ऐसा लगता है कि अभी असमंजस बना हुआ है। और जैसे मैं मौसमी से पूछ रहा था, स्थिति ऐसी है कि मौसमी भी अभी शर्त लगाने के लिए तैयार
नहीं है। तो रायबरेली को गांधी परिवार की एक पारंपरिक सीट माना जाता है और 1951 और 52 से लेकर 2024 के बीच पिछले 72 वर्षों में 65 वर्षों तक रायबरेली की सीट कांग्रेस के पास रही है और इनमें भी 38 वर्षों तक इस सीट का प्रतिनिधित्व गांधी परिवार ने ही किया है। और इनमें इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी 8 वर्षों तक, इंदिरा गांधी 10 वर्षों तक, सोनिया गांधी 20 वर्षों तक रायबरेली से सांसद रही हैं। तो यह हमने आपको बताया। अब हम आपको यह बताएंगे कि मुसलमानों को आरक्षण देने पर कांग्रेस पार्टी का अतीत क्या कहता है। मैं आज आपके सामने एक तथ्य रखता हूं। जब आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक आपका सिबिल स्कोर चेक करता है। सिबिल स्कोर यह बताता है कि ग्राहक के रूप में आपका पहले का परफॉर्मेंस प्रदर्शन कैसा रहा है, आप कितने विश्वसनीय हैं, क्या आप अपनी जुबान के पक्के हैं, क्या आप जब भी लोन लेते हैं तो क्या सही समय पर इंस्टॉलमेंट भरते हैं या नहीं, सही समय पर आपने अपना कर्जा पे किया है या नहीं किया है, भुगतान किया है या नहीं किया है, उससे आपका सिबिल स्कोर बनता है। अगर आपका सिबिल स्कोर कम होता है तो बैंक आपको लोन नहीं देता, क्योंकि उसे लगता है कि आपकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या राजनीतिक पार्टियों का भी एक सिबिल स्कोर होना चाहिए? क्या नेताओं का भी एक सिबिल स्कोर होना चाहिए? आज हम कांग्रेस पार्टी का यह सिबिल स्कोर चेक करेंगे। कांग्रेस और राहुल गांधी ने अब तक एक बार भी यह क्यों नहीं कहा कि वो मुसलमानों को आरक्षण देने के खिलाफ है, और यह मुद्दा अब प्रधानमंत्री मोदी ने आज बड़े जोर शोर से उठा दिया है। आज गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को चुनौती दी है कि वो देश के लोगों को यह लिख कर दे कि वो पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण छीनकर उसे मुसलमानों को कभी नहीं देगी। ये बात कांग्रेस को लिखकर देनी चाहिए। ये चुनौती है प्रधानमंत्री मोदी की। देखिए आज उन्होंने क्या नई चुनौती कांग्रेस के सामने रखी है। आजकल प्रधानमंत्री मोदी का जो आप रूप देख रहे हैं, ये इनका विंटेज रूप है। यानी उनके जो फैन हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो असल में वो उनके इसी रूप को पसंद करते हैं, इसी रूप की प्रशंसा करते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी खुलकर अपने प्रतिद्वंदियों को चुनौती देते हैं और खुलकर मैदान में आकर कहते हैं सामने वाले को कि अगर हिम्मत है तो मैदान में आ जाओ। इसी को प्रधानमंत्री मोदी का एक विंटेज रूप कहा जाएगा और वो अपने इसी तरह के भाषणों के लिए जाने जाते हैं और उनके जो चाहने वाले हैं वो बहुत समय से उनके इस तरह के रूप को और इस तरह के भाषणों को मिस कर रहे थे और इस चुनाव में उनका वो रूप वापस लौट रहा है, इसलिए तालियां भी बज रही हैं। लेकिन आज हमारे देश के बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल जरूर होगा कि जब कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में मुस्लिम आरक्षण, मंगलसूत्र और लोगों की संपत्ति बांटने का परोक्ष रूप से कोई जिक्र है ही नहीं, तो फिर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी लगातार इन मुद्दों को क्यों उठा रहे हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी का जो 2014 का मैनिफेस्टो है वो भी मैं लेकर आया हूं। इसमें मुसलमान शब्द तो नहीं है, घोषणा पत्र में कहीं उन्होंने मंगलसूत्र का भी जिक्र नहीं किया है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अगर आप उन्हें जोड़कर देखेंगे तो आपको कांग्रेस पार्टी का सिबिल स्कोर समझ में आ जाएगा। मैंने खुद कांग्रेस पार्टी के इस घोषणा पत्र को कई बार पढ़ा है और मुझे भी इसमें मुस्लिम और मंगलसूत्र जैसे शब्द कहीं नहीं मिले और इस घोषणा पत्र को देखकर हर कोई यही सोचेगा कि मुस्लिम और मंगलसूत्र की ये जो बातें हैं ये आखिर कहां से आ रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है। लेकिन जब आप इस घोषणा पत्र को हटाकर इसको थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए और पूर्व में हुई घटनाओं को देखेंगे, पुराने घोषणा पत्रों को देखेंगे। अब देखिए इस हाथ में मेरे पुराने घोषणा पत्र हैं कांग्रेस पार्टी के और इस हाथ में नया घोषणा पत्र है। सिर्फ शब्दों का खेल है। इस बार बहुत स्मार्टली शब्दों के साथ खेल किया गया है और इनमें साफ साफ लिखा गया है। ये साफ साफ वाले मैनिफेस्टो हैं जहां साफ लिखा है, ये थोड़ा सा ऐसा है जहां धुंधली भाषा में लिखा है जिसका मतलब तो वही है लेकिन आप शायद समझ नहीं पाएंगे, यानी कह भी दिया और लिखा भी नहीं। तो पूर्व में हुई घटनाओं को जब आप देखेंगे और जैसे बैंक किसी को लोन देने से पहले उसका सिबिल स्कोर चेक करता है, वैसे आप कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता का सिबिल स्कोर चेक करेंगे तो आप सारी कहानी खुद ही समझ जाएंगे और आपको कांग्रेस के अतीत से यह पता चलेगा कि वो अल्पसंख्यकों को आरक्षण दे सकती है, दे सकती थी और उसने बड़ी कोशिश भी की। यह संभव है
कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों को आरक्षण दे, और इस बात के बहुत सारे सबूत आज मैं लेकर आया हूं। यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस पार्टी ने 5 बार अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रयास किया था। यह सच्चाई है, यह फैक्ट है। वर्ष 2009 के घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने लिखा कि जैसे उसने केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया है, ठीक वैसे ही वो पूरे देश में अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। और कांग्रेस ने इस वादे में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया था, जबकि केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उसने मुसलमानों को आरक्षण दिया था। अब मैं आपको पढ़कर कुछ सुनाना चाहता हूं, देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। यह 2009 का चुनाव से पहले, वर्ष 2009 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, जो मैं आज अपने साथ लेकर आया हूं। अब ध्यान से सुनिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज पायनियर्ड रिजर्वेशंस फॉर माइनॉरिटीज इन केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश in government employment and education on the basis of their social and economic backwardness. We are committed to adopt this policy at the national level. आप समझ गए? हिंदी में भी रूपांतर आपके सामने है। कांग्रेस ने साफ लिखा है कि हमने अल्पसंख्यकों के लिए केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में रिजर्वेशन की शुरुआत की है, आरक्षण की शुरुआत की है, और सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में हम अल्पसंख्यकों को आरक्षण दे रहे हैं इन 3 राज्यों में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं, इन 3 राज्यों में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल में, कांग्रेस ने मुसलमानों को आरक्षण दिया धर्म के आधार पर। फिर आगे वो लिखते हैं, वी आर कमिटेड, हम वचनबद्ध हैं कि हम इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू करेंगे। 2009 का घोषणा पत्र है, कांग्रेस पार्टी का है, और वही मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। ये 2009 का आपने देख लिया, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि 3 राज्यों में जो हमने रिजर्वेशन दिया है, अब हम राष्ट्रीय स्तर पर उसे देंगे। साफ साफ लिखा है। अब देखिए 2014 अगला चुनाव। 2009 का चुनाव तो कांग्रेस जीत गई थी और यूपी की सरकार दोबारा आई। 2014 के चुनाव में, वर्ष 2014 के घोषणा पत्र में भी कांग्रेस ने इसी वादे को दोहराया और यह कहा कि उसने अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के लिए कई कदम उठाए हैं, और अगर देश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी तो अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के लिए कानून जरूर बनाया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी ने यह वादा तब किया था जब पार्टी के अध्यक्ष स्वयं सोनिया गांधी थीं, और सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस चुनावों में देश के अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का वादा कर रही थी। और अगर आप इस बारे में इस घोषणा पत्र को अगर देखेंगे तो इसमें भी यह लिखा है कि कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि भारत के अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरी, शिक्षा और दूसरे क्षेत्रों में उचित हिस्सेदारी मिले। और यह बात सब समझते हैं कि किसी भी चीज को सुनिश्चित करने के लिए कानून ही बनाया जाता है, वरना आप खुद सोचिए कि कांग्रेस सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों की उचित भागीदारी को सुनिश्चित कैसे करेगी। एक शब्द होता है प्रोत्साहन, वो तो लिखा जा सकता है कि हम प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन सुनिश्चित तो तभी होता है जब आप कानून बनाकर यह सुनिश्चित करते हैं। आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि वर्ष 2013 में जब कांग्रेस कम्युनल वायलेंस बिल और वक्फ की संपत्तियों के लिए संशोधित कानून लाई, तब इनका जिक्र उसने अपने पिछले घोषणा पत्रों में नहीं किया था। यानी ऐसा नहीं है कि घोषणा पत्रों में अगर कोई बात नहीं लिखी है तो वो होगी ही नहीं। कई बार कांग्रेस ने ऐसा किया है कि उन्होंने घोषणा पत्र में कुछ नहीं लिखा लेकिन नया कानून बना दिया। उदाहरण के लिए वर्ष 2013 में यूपीए सरकार कम्युनल वायलेंस बिल लेकर आई, जिसका उसने वर्ष 2009 के घोषणा पत्र में कभी कोई जिक्र नहीं किया था। यह बिल सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए लाया गया था, जिसमें यह प्रावधान था कि जिस भी क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगे होंगे उनके लिए वहां की बहुसंख्यक आबादी को जिम्मेदार माना जाएगा। यानी अगर हिंसाग्रस्त क्षेत्र में कहीं हिंसा होती है किसी क्षेत्र में, अगर वहां हिंदू ज्यादा हैं यानी हिंदू बहुसंख्यक हैं तो हिंदू जिम्मेदार होंगे, और अगर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, मुसलमानों की संख्या ज्यादा है तो फिर मुस्लिम जिम्मेदार होंगे। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में ज्यादातर जगहों पर हिंदू ही बहुसंख्यक है,
और इसीलिए उस समय इस बिल का बहुत विरोध हुआ और यह बिल तब यूपीए सरकार को वापस लेना पड़ा था। और 2014 में इसके बारे में देखिए क्या लिखा था कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में। द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज इज एट द कोर ऑफ द ethos of our country. The communal violence bill, which was drafted and introduced by the Indian National Congress, remains an important commitment. We will work towards its enactment at the earliest. यानी हमने इस बिल पर काम किया है और जब ये बिल पास नहीं हुआ था तो मैनिफेस्टो में यह वादा किया गया कि हम जल्दी से जल्दी इस कानून को लागू करेंगे। उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी लिखकर इस बिल का उन्होंने विरोध किया था। खुद कांग्रेस पार्टी भी इन तथ्यों से मुकर नहीं सकती क्योंकि वर्ष 2014 में जब यह बिल कानून का रूप नहीं ले पाया तब 2014 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया कि वो अगर सत्ता में आई तो यह कानून देश में जरूर लागू करेगी, जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। और यहां बात सिर्फ इस कानून की नहीं है। यूपीए सरकार ने वर्ष 2013 में ही वक्फ कानून बनाया और इसका भी उसने पिछले चुनाव में परोक्ष रूप से कोई वादा नहीं किया था, ना जिक्र किया था। लेकिन 2013 में कांग्रेस ये कानून लाई और संपत्तियों को लेकर वक्फ बोर्ड को पहले से ज्यादा अधिकार दे दिए गए और इस कानून में यह प्रावधान डाला गया कि वक्फ बोर्ड यह तय कर सकता है कि देश में कौन सी जमीन उसकी है और कौन सी नहीं।